आज की हमारी जो डिस्कशन है वो रहेगी GSTR 3B की टेबल नंबर 4 में जो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करते हो उस पर। क्यों, रीजन क्या है मेरा ये वीडियो बनाने का? 1 जनवरी 2022 से ITC को अवेल करने का रूल बदल दिया गया है। सेक्शन 16 के सबसेक्शन 2 में एक नया क्लोज डबल ए लाया गया है जो आपको बोलता है दो बातें कि एक तो आपके सप्लायर ने अपनी GSTR 1 में उसे दिखा दिया हो और फिर वो आपके GSTR 2B में रिफ्लेक्ट कर रहा हो। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो आपको 100% वही क्रेडिट अवेल करना है जो आपके 2B में आ रहा हो। यानी पहले जो रूल 36(4) के अकॉर्डिंग आप एक्स्ट्रा 5% क्लेम कर लेते थे, एक्स्ट्रा 5% 3B में क्लेम कर लेते थे ऑटो पॉपुलेटेड डेटा से, अब आप वो नहीं कर पाओगे। तो इसी की वजह से, इस सेक्शन के आने की वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं, कुछ केसेस ऐसे बन रहे हैं, कुछ केस स्टडीज ऐसी बन रही हैं जो आपको पता होनी चाहिए ताकि कहीं भी आप अटको तो आप फटाफट उस पर एक्शन ले सको। तो ये वीडियो प्रैक्टिकल वीडियो है, प्रैक्टिकली केस स्टडीज के साथ आपको समझाऊंगी कि क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं और उनमें आपको कैसे एक्शन लेना है। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। यू आर ऑन द वेबसाइट studybuddy.com और यहाँ हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज अवेलेबल हैं जैसे कि इनकम टैक्स का कोर्स, GST, इनकम टैक्स प्लस GST, 99C एंड ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट। जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करिए, उसे रीड करिए और आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे वीडियो के एंड में। तो आपने चेंज को समझ लिया, तो अब मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगी। पहले हम एक बार 2B देख लेते हैं, हमारी 2B कैसे रिफ्लेक्ट करती है। ये है GSTR 2B। GSTR 2B में आपके सामने जो क्रेडिट्स अवेलेबल होते हैं, आपके पास जो ऑटो पॉपुलेट होके आ सकते हैं, पहला क्रेडिट होता है ऑल अदर ITC। ऑल अदर यानी कि जो इंपोर्ट का ना हो, RCM का ना हो, ISD का ना हो, वो आ जाता है जो आपके टेबल नंबर 4 या 5 में 3B के चला जाता है। देन इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम ISD, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वाला क्रेडिट, वो आपका ऑटो पॉपुलेट होकर 3B की टेबल में चला जाता है 2B से। इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज, ये वाला क्रेडिट भी आपका यहाँ पे 2B में रिफ्लेक्ट होता है। यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो जाती है कई बार लोगों को कि रिवर्स चार्ज वाला क्रेडिट कैसे आ रहा है। इसकी तो इनवॉइसिंग हम खुद करते हैं, इसे समझ लीजिए अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो। देखिए RCM के केस में आपके दो तरह के पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि जिस पर्सन का आपने रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है वो या तो अनरजिस्टर्ड हो सकता है या फिर रजिस्टर्ड भी हो सकता है। यस, वो GST में रजिस्टर्ड भी हो सकता है। अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो इस केस में तो आप सेल्फ इनवॉइसिंग करेंगे, आप ही इनवॉइस बनाएंगे, आप ही इसका GST पे करेंगे और आप ही इसका ITC भी अपने आप ले लेंगे। अगर रजिस्टर्ड है तो इस केस में आपको इनवॉइस नहीं बनाना, GST की पेमेंट करनी है और ITC खुद लेना है। तो क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन के केस में इसने अपने आप इनवॉइसिंग की है, यानी आपने सेल्फ इनवॉइसिंग नहीं की है, इसने खुद ही इनवॉइस बना के आपको दिया है। क्योंकि इसने इनवॉइस बनाया है तो ये अपनी GSTR 1 में भी उसे दिखाएगा। तो GSTR 1 की बेसिस पे ये कहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा? आपके GSTR 2B में। गॉट इट? तो आपके 2B में जो रिवर्स चार्ज वाला क्रेडिट आएगा, ठीक है, उसके बेस पे आपको GST पेमेंट में भी वो आपकी टेबल नंबर 3 में भी चला जाएगा 3B की, और टेबल नंबर 4 में भी ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगा। वेल एंड गुड, बढ़िया हो गया। आपको तो सिर्फ रिकंसिलेशन करना है, ऑटो पॉपुलेट हो गया। इसका क्या, जो आपने सेल्फ इनवॉइस किया, ये आपको खुद ही टेबल नंबर 3 में भी दिखाना है 3B की, और टेबल नंबर 4 में इसका ITC भी अवेल करना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि 2B में RCM वाला कौन सा क्रेडिट आएगा, जो रजिस्टर्ड पर्सन वाला है। अनरजिस्टर्ड पर्सन वाला जो क्रेडिट आपका 2B से 3B में ऑटो पॉपुलेट नहीं होगा, वहां पे आप डेटा को अपने आप एडिट करके दिखा सकते हो। क्लियर है आपको? बढ़ते हैं दोबारा से 2B पे। देन अगला क्रेडिट जो आपका 2B में आ जाता है वो होता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स का। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स का क्रेडिट आपके टेबल नंबर 4 में यहाँ से आते ही अपने आप यहाँ पे शो होने लगता है। ठीक है, कोई रिवर्सल होता है तो वो भी यहाँ पे आ जाता है। क्रेडिट में भी रिवर्स रिलेवेंट हेडिंग्स इन 3।
अब कई बार होता है कि इंपोर्ट का भी क्रेडिट नहीं आ रहा, तो जो जीएसटी पोर्टल है वहां आप सर्विसेज में आएंगे, यूजर सर्विसेज में आएंगे, तो आपको यहाँ पे ना सर्च बिल ऑफ एंट्री की एक ऑप्शन दे दी गई है। इसके हिसाब से आप बिल ऑफ एंट्री के हिसाब से सर्च करके देख सकते हैं कि आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या रिफ्रेश हुआ या नहीं हुआ, क्या आपके पास आया, क्योंकि ये आइस गेट की वेबसाइट से ये डेटा इनके बीच में इंटरचेंज होता है, कनेक्ट होता है, तो वो हो सकता है आपको शो ना हो रहा और आ गया हो, तो वो आप देख लेना, वो यहाँ से आप इस ऑप्शन को यूज करके उस क्रेडिट को देख सकते हो। ठीक है, तो अब आपके जो ये क्रेडिट्स हैं जो टू बी में आ रहे हैं वो आपके इन टेबल्स में ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे। कहाँ पे इंपोर्ट ऑफ गुड्स का आईटीसी आपका ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस का नहीं हो रहा होगा तो आपका एलिजिबल क्रेडिट है तो आप यहाँ पे अवेल कर लीजिएगा। इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, कौन सा क्रेडिट यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो रहा होगा? रजिस्टर पर्सन वाला। अनरजिस्टर्ड वाला आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे, अपने आप एडिट करके फिगर को अपने आप ऐड कर लेंगे। ठीक है, और इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम आईएसडी वाला भी यहाँ पे आ रहा होगा, और ऑल अदर आईटीसी वाला क्रेडिट भी आपका यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो रहा होगा। समझ लिया आपने, टू बी भी समझ लिया, थ्री बी की टेबल भी समझ ली, ऑटो पॉपुलेशन का क्राइटेरिया सब कुछ समझ लिया आपने। अब हम जानते हैं क्या क्या केस स्टडीज, क्या केस सिनेरियोज हमारे सामने आ सकते हैं। तो यहाँ मैंने केसेस रेडी कर रखे हैं। पहला केस हम डिस्कस करेंगे, राम का केस है ये, मिस्टर राम का। उनका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है एक मंथ में, हम मान लेते हैं दिसंबर मंथ में, एज पर बुक्स तो है 10,000 और जीएसटीआर 2B में भी 10,000 आ रहा है। तो ये तो बहुत ही अच्छी वाली सिचुएशन होगी, विन विन सिचुएशन होगी कि आपकी बुक्स में भी जितना क्रेडिट है उतना ही 2B में आ रहा है। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जीएसटीआर 2B में जो आईटीसी रिफ्लेक्ट होगा वो दो तरह का होगा, आपको ध्यान रखना है, एलिजिबल एंड इनएलिजिबल। जो ये हमारा सेक्शन आया है, सेक्शन 16(2) में क्लोज आया AA, उसके आने का ये मतलब नहीं है कि आप इनएलिजिबल क्रेडिट्स लेने के लिए भी एलिजिबल हो गए। वो कंडीशन अभी भी स्टिल वही है। सेक्शन 17(5) जो हमारा है ब्लॉक क्रेडिट का, वो भी आपको ध्यान रखना है, और सेक्शन 16 की जो अदर कंडीशंस हैं वो भी आपको ध्यान रखनी है। यानी कि कोई भी इनएलिजिबल क्रेडिट्स आप वेदर वो 2B में आ रहा है तब भी अभी भी नहीं ले सकते। ठीक है, इस बात को आपने प्रॉपरली माइंड में रखना है। तो यहां हम जिस क्रेडिट की बात कर रहे हैं राम की, वो इसका है एलिजिबल क्रेडिट, तो मैं इस वर्ड पे पूरा फोकस रखूंगी। तो ये था राम का एलिजिबल क्रेडिट 10,000 का, और उसकी 2B में भी आ गया एलिजिबल क्रेडिट कितना, 10,000 का। तो दिस इज अ विन विन सिचुएशन, जितना क्रेडिट 2B में आ रहा है राम की वो उतना ही ले लेगा। चलिए देखते हैं 3B में कैसे ये डलेगा। तो पहली केस स्टडी में होगा क्या, यहाँ ऑल अदर आईटीसी में जो राम का क्रेडिट है, हम मानते हैं आईजीएसटी है, पूरा 10,000 यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। राम को इस केस में कुछ नहीं करना होगा, पूरा 10,000 यहाँ पे आ रहा होगा, वो पूरा का पूरा वो उसके लिए एलिजिबल क्रेडिट उसका हो जाएगा। मैंने ये जीरो इसलिए अलग से नहीं लिखी क्योंकि वहां लिखी थी, आप चाहें तो मैं ये लिख देती हूँ तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो 2B के बेसिस पे यहाँ फिगर ऑटो पॉपुलेटेड हो रही होगी ऑल अदर आईटीसी में, मैं ज्यूम कर रही हूँ ऑल अदर आईटीसी होगा राम का, और वो पूरा का पूरा उसको एलिजिबल हो जाएगा। उसको यहाँ पे इवन फिगर को एडिट करने की भी नीड नहीं है, बिकॉज उसकी बुक से ये फिगर टोटली मैच कर रही है। ठीक है, तो आपने इस केस को अंडरस्टैंड कर लिया, बहुत ही सिंपल और बेसिक और अच्छा सा केस था। नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट केस है कि राम की बुक्स में तो उसका जो एलिजिबल क्रेडिट है, एलिजिबल, तो मैं बार बार फोकस करूंगी इस वर्ड पे, राम का एलिजिबल क्रेडिट है 10,000, बट 2B में उसके आ रहा है 8,000। ठीक है, तो देखते हैं वो कैसे पॉपुलेट हो रहा होगा और राम को इस सिनेरियो में क्या करना होगा, जानते हैं। तो यहाँ इस केस में एलिजिबल क्रेडिट कितना आ रहा होगा राम का, 8,000 का, 2B से जो रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, जबकि उसकी बुक्स में कितना क्रेडिट है, 10,000 का, बट इस केस में राम को कितना क्रेडिट मिलेगा, 8,000 ही मिलेगा। वो इस फिगर को 8,000 से हटा के 10,000 नहीं कर सकता, क्योंकि उसके सप्लायर्स ने जीएसटीआर 1 में उसका पूरा क्रेडिट दिखाया ही नहीं है। अब वो क्या करेगा, अपने सप्लायर से फर्दर बात करेगा, और वो नेक्स्ट मंथ उसके जब 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो वो उसे ले लेगा। अब यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन हो जाएगी कि मेरा अगर एज पर बुक्स 10,000 का क्रेडिट है और मैंने 3B में 8,000 का लिया है, तो बैलेंस 2,000 को मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे दिखाऊं। तो आप एक नया लेजर क्रिएट कर सकते हैं, ITC नोट अवेलेबल इन 2B। ठीक है, ये नया लेजर, कुछ लेजर्स अब आपको बनाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको पता चल जाएगा एवरी मंथ कि मेरा 2B में कौन सा क्रेडिट नहीं आ रहा था और फिर किस महीने वो रिफ्लेक्ट हो गया, और इस हिसाब से अब फिर आप अपनी एडजस्टमेंट्स करते रहेंगे। बट आप अपने 2B से ज्यादा क्रेडिट नहीं ले सकते, वो आप तभी ले पाओगे जब आपका
जैसे सर्विसेज वाला, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज वाला क्रेडिट जो टू बी में आ ही नहीं रहा, वो आप ले सकते हो। आरसीएम का आपका क्रेडिट हो गया, वो आप खुद ले सकते हो, ठीक है। बट ये वाला जो क्रेडिट है ना आपका ऑल अदर आईटीसी, ये जितना टू बी में आ रहा है आप उतना ही ले पाओगे। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने केस स्टडी नंबर 2 को भी अंडरस्टैंड कर लिया है। चलिए तीसरी केस स्टडी जानते हैं। ये जो केस स्टडी है नंबर 3, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पे राम का क्रेडिट बुक्स के हिसाब से एलिजिबल क्रेडिट कितना है 10,000, टू बी में आ रहा है 12,000। हाउ? इसके 3 या 4 कारण हो सकते हैं। पहला, इसमें इंक्लूड है इन एलिजिबल क्रेडिट। अगर ऐसा है तो राम इस 12,000 की फिगर को क्या करेगा, एडिट करेगा। कितना क्रेडिट ले लेगा, 10,000। 2,000 का इन एलिजिबल क्रेडिट कहां दिखा देगा, जो हमारे पास ऑप्शन है टेबल 4 में इन एलिजिबल क्रेडिट दिखाने की वहां। क्लियर है? पहला सिनेरियो आपको क्लियर है कि जितना क्रेडिट एलिजिबल है उतना ही ले पाएगा, जितना इन एलिजिबल है उसको वहां से एडिट करके हटा देगा। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि ये 2,000 का क्रेडिट वो है जो पिछले मंथ आपके टू बी में नहीं आ रहा था, अब आपके सप्लायर ने इस बार दिखा दिया तो वो आपके टू बी में रिफ्लेक्ट हो गया। करेक्ट? आप समझे इसको कि आपके सप्लायर ने प्रीवियस मंथ लिख देती हूं मैं इसे, प्रीवियस मंथ का क्रेडिट, किसी भी प्रीवियस मंथ का, इसी फाइनेंशियल ईयर के प्रीवियस मंथ का क्रेडिट आपके सप्लायर ने नहीं दिखाया था अपनी रिटर्न्स में, इस मंथ दिखा दिया, इस वजह से टू बी में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आपको ये चेक करना है कि क्या क्रेडिट जो था, ये 2,000 का जो एक्स्ट्रा क्रेडिट था, पिछले महीनों का जो ये क्रेडिट था, क्या आपने इसे पहले ही पूरा अवेल कर लिया था, जो हमारा 36,400 था उसके हिसाब से, क्योंकि आप एक्स्ट्रा 5% ले सकते थे, कहीं उस एक्स्ट्रा 5% में इसको आपने पूरा अवेल तो नहीं कर दिया था। अगर आपने इसे पहले ही 100% अवेल कर लिया था तो ये 2,000 अब आप नहीं ले पाओगे। आप इस फिगर को एडिट करके कितना कर दोगे, 10,000। या फिर एक सिनेरियो हो सकता है कि ये जो 2,000 का पिछले महीनों का क्रेडिट था, इसमें से कुछ पोर्शन आपने ले लिया था, मान लो 1,500 रुपए ले लिया था, 500 अभी बाकी था, तो आप कितना क्रेडिट लोगे फिर अब, 10,500। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी, क्योंकि सबसे ज्यादा ना आपके सिनेरियोस इसी केस स्टडी के बेस पे बढ़ेंगे, तो आपको इसका सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो ये एक्स्ट्रा आईटीसी आ रहा है, आपको कभी भी आपके टू बी में आपके बुक्स से एक्स्ट्रा आईटीसी आ रहा है तो आपको 3 या 4 चीजें चेक करनी है। पहले तो ये चेक कर लेना कहीं ये क्रेडिट वो तो नहीं है जो इनएलिजिबल है, फिर तो आप उसे ले ही नहीं सकते। दूसरी ये चीज चेक कर लेंगे कहीं ये किसी प्रीवियस मंथ का तो क्रेडिट नहीं है जो मुझे पहले नहीं मिला था, अब मैं लेने के लिए एलिजिबल हो गया हूँ, वो चेक कर लेना। उसमें भी फिर 2 बातें देख लेनी है कि कहीं मैंने ये अमाउंट पहले ही पूरा एग्जॉस्ट तो नहीं कर लिया था, क्योंकि पहले रूल 36(4) एग्जिस्ट करता था। और फिर ये देख लेना कि कितना अमाउंट मैंने ऑलरेडी क्लेम कर लिया था और कितना मेरा बाकी बचा वो आप क्लेम कर लोगे। ठीक है, मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको अब ये केस स्टडी पूरी तरह से क्लियर होगी और कैसे इसको आपने अपनी 3B में एडिट करके दिखाना है वो भी अब आपको पता चल गया। इन एलिजिबल क्रेडिट वाला पोर्शन मैंने आपको कवर करा दिया कि आपको उसका जरूर ध्यान रखना है। सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लोज डबल ए के चेंजेस के बाद ये मतलब नहीं है कि आप इन एलिजिबल क्रेडिट्स को भी ले पाओगे। अब आपको अगर ये कंफ्यूजन होती है कि इन एलिजिबल क्रेडिट कौन सी है, तो एक तो ये सेक्शन 16 पढ़ लीजिए। इसके लिए आप कहाँ पर आएंगे, यहाँ आ जाइए आप इस वेबसाइट पे taxinformation.cbic.gov.in, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया है इसको। यहाँ पे आपके लिए पूरा एक्ट, पूरे रूल सेक्शन वाइज आप इजिली सर्च कर सकते हैं, किसी भी चीज को दिए हुए हैं। आप सेक्शन 16 को पढ़ लीजिए, एलिजिबिलिटी कंडीशंस आपको पता चल जाएंगी। बेसिकली हमारी 4 कंडीशंस हैं, मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। पहला है कि आपके पास टैक्स इनवॉइस से डेबिट नोट होना चाहिए। इसके साथ ही अब कंडीशन ये जोड़ दी गई है कि वो जीएसटी 1 में सप्लायर ने दिखा दे और आपके 2B में आ गया, आपने गुड्स एंड सर्विसेज को रिसीव कर लिया हो। ठीक है, देन आपने जो उसमें टैक्स चार्ज किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई वो एक्चुअली गवर्नमेंट को मिल गया हो और उसके अगेंस्ट जो रिटर्न है सेक्शन 39 में वो फाइल कर दी गई हो। ये तो सेक्शन 16 की एलिजिबिलिटी कंडीशन थी। इसके साथ ही आपको जो सेक्शन जिसका ध्यान रखना है वो है सेक्शन 17। सेक्शन 17 का सब सेक्शन 5 आप यहाँ पे रीड कर लीजिएगा, जो आपको इन एलिजिबल क्रेडिट के बारे में बताता है। सेक्शन 17(5) ये है किसके लिए आईटीसी अवेलेबल नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके इन एलिजिबल क्रेडिट्स हो जाते हैं जिनका आपको खास ध्यान रखना है। यहाँ से आप रीड कर लीजिएगा, आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज्यादा रिपीटेडली आता है कि अगर हम किसी प्रीवियस रिटर्न में अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना भूल गए थे, वो वेदर आपके 2B में आ रहा था पर आप लेना भूल गए थे, किसी भी रीजन से आपने एडिट कर दिया था या कुछ, वैसे तो 2B से अब ऑटो रिफ्लेक्ट होता है, 3B में ये वाला केस अब बहुत ही कम
हो जाएगा आपके लिए सिनेरियो। बट अगर ऐसा सिनेरियो हो भी गया है और आपके जीएसटी 2B में वो रिफ्लेक्ट हो रहा था, तो आप ले सकते हो, आप एडिट करके डिटेल को वो क्रेडिट ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपकी 2B में अगर क्रेडिट आ रहा है देन यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दैट आईटीसी, और अगर वो आपने पिछले रिटर्न्स में नहीं लिया है। फॉरगेट टू टेक आईटीसी सिनेरियो में मतलब प्रीवियस रिटर्न्स का जो आईटीसी जो आप पहले लेना भूल गए, उसमें आपको फाइनेंशियल ईयर का जो आईटीसी लेने का आपका सेक्शन 16 का सबसेक्शन 4 है जो टाइम लिमिट बताता है, उसका हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। उस टाइम लिमिट के बाद आप कोई भी आईटीसी नहीं ले सकते। भूल गए थे किसी प्रीवियस रिटर्न में, वैसे अब ये सिनेरियो बनेगा ही बहुत कम, तो आप अभी रिटर्न में ले सकते हो अगर वो आपके 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा था। बट टाइम लिमिट सेक्शन 16(4) का अगर खत्म हो गया फिर नहीं आप ले सकते। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 2021 का टाइम लिमिट अब खत्म हो चुका है लेने का, उसका क्रेडिट अब आप इस रिटर्न्स में जो अभी हमारी करंट रिटर्न्स चल रही है 21-22 फाइनेंशियल ईयर के, उनमें नहीं ले पाओगे, ठीक है। रिवर्स चार्ज के आईटीसी का पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया कि दो तरह के रिवर्स चार्ज का आपका क्रेडिट होगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन से और दूसरा रजिस्टर्ड पर्सन से। रजिस्टर्ड वाला हो सकता है आपके 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा हो, और अनरजिस्टर्ड का नहीं हो रहा होगा तो वो आप अपने आप अवेल कर सकते हो। ये जो चेंज हुआ है हमारा सेक्शन 16 के सबसेक्शन 2 में जो AA क्लोज आया है जिसने कंडीशंस लगा दी, और साथ ही रूल 36(4) को भी चेंज कर दिया गया है कि आपको आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में आईटीसी अपना दिखा दो, आपका बिल दिखा दियो, इनवॉइस या डेबिट नोट, और आपके जीएसटीआर 2B में वो रिफ्लेक्ट करो। ये कंडीशन अब पूरी तरह से आप पे एप्लीकेबल हो चुकी है, और ये चेंज आया था 1 जनवरी 2022 से। दैट मीन्स आप अभी जो दिसंबर की रिटर्न जनवरी में फाइल कर रहे हो, जनवरी 2022 में, आपकी खुद की चॉइस है, क्योंकि ऐसी कहीं भी क्लैरिटी नहीं दी गई है कि ये जनवरी से आपको रूल फॉलो करना है या दिसंबर की रिटर्न से। तो अभी आपकी दिसंबर की रिटर्न के लिए आपकी चॉइस है, आप चाहे तो रूल 36(4) को कर लें ऑप्ट, या फिर आप चाहे तो जो हमारा ये नया चेंज हो चुका है जनवरी से इंप्लीमेंट हो चुका है तो आप इसी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। सो दिस इज प्योरली योर चॉइस, और हम सजेस्ट करेंगे कि आप अभी से इसे करना शुरू कर दें। दिस इज माय पर्सनल सजेशन। अगर आपको लगता है नहीं मैं तो जनवरी से करूंगा, सो दैट्स योर चॉइस, बट क्योंकि रूल ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है तो आप 1 जनवरी 2022 से भी, यानी कि अभी जो रिटर्न भर रहे हैं दिसंबर में, उससे भी इसे फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि आप अभी से इससे फैमिलियर होना शुरू हो जाएंगे। और अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जो क्रेडिट आपके 2B में नहीं आ रहे, उसका रीजन क्या होगा, क्योंकि आपके सप्लायर ने उसे जीएसटीआर 1 में नहीं दिखाया है। तो आप अपने ऐसे सप्लायर से बात करिए, रेगुलर कांटेक्ट में रहिए, उनसे बोलिए कि जीएसटीआर 1 अपनी करेक्टली फाइल करे, फाइल नहीं की है तो कर दे और आपका क्रेडिट दिखा दे। तो आपको रेगुलरली ऐसे अपने सप्लायर से टच में रहना होगा जो आपका क्रेडिट 2B में शो नहीं दिख कर आ रहे, क्योंकि उन्होंने जीएसटीआर 1 तो भरी नहीं है या फिर उसमें उसका डाटा गलत डाल दिया है। तो आपका अब कॉन्टैक्ट जो सप्लायर एंड रिसिपेंट है उनका कॉन्टैक्ट में रहना बहुत ही जरूरी है अगर आपको अपना पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ मैंने आपके सारे पॉइंट्स यहाँ पे जीएसटीआर 3B में इनपुट टैक्स क्रेडिट एज पर द न्यू अवेलेबिलिटी, एज पर द न्यू चेंजेस कैसे लेने हैं आपके क्लियर करनी है। कोई अभी भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करके वीडियो के कर सकते हैं, हम उसे अगली वीडियोस में सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अब आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, जीएसटीआर 3B एंड जीएसटीआर 1 मैच्ड होने चाहिए, यानी कि जो आपकी जीएसटी लायबिलिटी है जितनी जीएसटीआर 1 में आपने शो करी है वही 3B में जानी चाहिए, अदरवाइज आपको नोटिस सर्व किया जा सकता है। हाँ, इसके लिए क्लैरिफिकेशन आ गई थी कि आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड और जो वो गलती है उसे सही करने का मौका जरूर दिया जाएगा, बट कोशिश करिए आपकी जीएसटीआर 1 इक्वल टू जीएसटीआर 3B होनी चाहिए। आपकी अब ये कोशिश रहनी चाहिए, गलती करे ही नहीं, डिपार्टमेंट को मौका दे ही मत आपको कोई भी नोटिस सर्व करने का। जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ, वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो डिटेल में थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं हमारे कोर्सेज के लिए। इनकम टैक्स का डिटेल्ड कोर्स अवेलेबल है जिसमें आपको ITR 1, 2, 3 एंड 4 फाइल करना सिखाया जाएगा नए इनकम टैक्स पोर्टल पे। जीएसटी का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। जीएसटी एंड इनकम टैक्स अगर आपको दोनों ही सीखने हैं तो कॉम्बो अवेलेबल है, कॉम्बो में थोड़ी वैलिडिटी एक्स्ट्रा मिल जाती है। और हमारे ज्यादातर कोर्सेज रिकॉर्डेड सेशन में रहते हैं, अगर कोई लाइव बैच आता है तो वो हम अलग से अनाउंस करते हैं। अगर आपको एनुअल रिटर्न और जीएसटीआर 9C सीखनी है, 2021 फाइनेंशियल ईयर की लेटेस्ट अवेलेबल है, 3 घंटे का ये सेशन है, आपके सारे
डाउट्स एंड क्वेरीज इसमें क्लियर हो जाएंगी। और अगर आप बहुत सारी बैलेंस शीट्स बनाते हैं तो हमारा ये पॉपुलर कोर्स लीजिए, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट। इसमें आपको कुछ ऐसे फॉर्मूला सिखाए गए हैं जिससे आप क्विकली अपनी बैलेंस शीट्स सिर्फ 5 ही मिनट में, चाहे आप डेली बैलेंस शीट्स बना लें, ऐसा कर सकते हैं। और ओपनिंग से क्लोजिंग में मिलाना जो बहुत ही ज्यादा टास्क हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग, वो भी इसमें बहुत ही क्विकली करना बताया गया है। सभी कोर्सेज के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए गए हैं, या फिर आप चाहें तो studybuddy.com वेबसाइट पे आइए और यहाँ होम पेज पे जैसे आप वेबसाइट को ओपन करेंगे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ होम पेज पे आपको हमारे कोर्सेज दिख जाएंगे और फिर आप इनके यहाँ जो टैब्स हैं, बटन हैं, इन पे क्लिक करके इनके बारे में रीड करके और फिर इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय बाय।